नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, मैं ऑलरेडी गाला असाइनमेंट का सेक्शन बी करवा रहा था और सेक्शन बी के अंदर बड़ा ऑलरेडी मैंने एक पेपर बना दिया है। ठीक है, सभी लोगों को प्रैक्टिस करना है और आज से बड़ा हम लोग सेक्शन बी स्टार्ट करेंगे और अच्छे से पढ़ाएंगे। ठीक है, और गाला असाइनमेंट को पूरा डिटेल में समझना है तो वीडियो में बने रहना, एक एक कॉन्सेप्ट को सिखाया जाएगा। डिपेंड यू, प्रैक्टिस आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से मेहनत कर रहे हो। ठीक है, मेरा काम है सिखाना बेटा, मैं तो सिखाते रहूंगा, लेकिन आपको भी प्रैक्टिस करना होगा क्योंकि बिना प्रैक्टिस से कोई भी चीजें कभी भी आती नहीं है। अगर सच में आप रियल में बड़ा पूरे में से पूरे मार्क्स लाना चाहते हो तो गाला असाइनमेंट पूरा अच्छी तरीके से करके जाओ। डेफिनेटली कहता हूँ बड़ा रिजल्ट बहुत बेटर आएगा। बट गाला असाइनमेंट अगर आपको पूरा आता है तभी। ठीक है, मेरा काम है सजेशन देना, करना ना करना डिपेंड यू। दुनिया भर का ज्ञान लेने वाले बेटा 10 जगह जाओगे, 10 तरीके के ज्ञान देंगे, 10 तरीके का नॉलेज देंगे आपको। अगर एक ही यूट्यूब चैनल से पढ़ते हो बेटा तो एक ही पे फोकस करो, वो जो कह रहे हैं जैसा बता रहे हैं वैसा करते जाओ। और अगर आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट ना आए तो बड़ा आप इस यूट्यूब चैनल पे आकर के जो कहना चाहते हो कह देना। ठीक है, मैं आपको अभी भी सजेस्ट कर रहा हूँ, देखो बड़ा आपके अंदर बच्ची सी दिमाग है, तो बच्ची जैसे सोचोगे आप। अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगा के सोचो बेटा, अगर आप पार्टिकुलर किसी एक चैनल से पढ़ाई कर रहे हैं तो भरोसा सिर्फ उसी चैनल पे करना। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मेरे से ही पढ़िए, आप किसी भी चैनल से पढ़िए। या आप ट्यूशन भी जाते हो तो किसी भी ट्यूशन में जाइए, या स्कूल जाते हो तो किसी भी स्कूल में जाइए। मतलब आप जिससे पढ़ाई करते हो ना, उस पर एक बार विश्वास करके देखो, क्योंकि विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है। जो भी टीचर जो कहता है ना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। वो जैसा कहें वैसा करते जाइए, डेफिनेटली कहता हूँ आपकी रिजल्ट में इंप्रूवमेंट आएगा 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 आएगा, डेफिनेटली आएगा। चलिए अब हम यहाँ पर बात करते हैं, क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं और अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया बड़ा यहाँ पर सेक्शन बी में 21 नंबर पे क्या लिखा है, गर्भित भार किसे कहते हैं। गुजराती में लिखा है बट मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। गर्भित भार किसे कहते हैं, तो गर्भित भार का उत्तर क्या होगा बेटा। यहाँ पर देखो मैंने उत्तर भी यहाँ पर लिखा हुआ और किस तरीके से एग्जाम में प्रेजेंटेशन देना है उस तरीके की पूरी सिस्टम वे में यहाँ पर लिखा हूँ। और एग्जाम में इसी तरीके से प्रेजेंटेशन करोगे तो 100% मार्क्स मिलेगा। गर्भित भार किसे कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा। जो भार संख्या में प्रस्तुत नहीं किया जाता हो, जो भार संख्या में प्रस्तुत नहीं किया जाता है परंतु वस्तु की पसंदगी परोक्ष रूप से किया जाता हो, तो उसे हम गर्भित भार कहते हैं। फिर से मैं याद करा दूंगा क्लास में ही बड़ा, ध्यान से सुनना। एक बार ईयरफोन लगा के मेरी बातों को सुनना ध्यान से, डेफिनेटली कहता हूँ आपको याद करा दूंगा क्लास में। अगर 10 क्वेश्चन याद ना बड़ा तो कभी भी यूट्यूब चैनल पे आना मत दोबारा। मैं गारंटी देता हूँ, वादा करता हूँ कि आपको ये 10 के 10 क्वेश्चन याद हो जाएंगे, डेफिनेटली कहता हूँ। और अगर याद ना हो तो दोबारा इस यूट्यूब चैनल पे मत आना, मत पढ़ना है, अनसब्सक्राइब करके चले जाना, कोई दिक्कत नहीं मुझे। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाने आता हूँ, सिर्फ पढ़ाऊंगा बस। ठीक है, और गारंटी मतलब गारंटी। चलिए, तो गर्भित भार किसे कहते हैं, जो भार संख्या में प्रस्तुत नहीं किया जाता है परंतु वस्तु की पसंदगी परोक्ष रूप से किया जाता हो, उसे गर्भित भार कहते हैं। बोलो बेटा, ये आपको याद हो जाएगा। जो भार संख्या में प्रस्तुत नहीं किया जाता हो परंतु वस्तु की पसंदगी परोक्ष रूप से किया जाता हो, उसे गर्भित भार कहते हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, यदि सह विचलन का मूल्य ऋण होता है तो सह संबंध आर का चिन्ह क्या होगा। बेटा ये क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा, ऐसे ही याद हो जाएगा। बस लिखने का तरीका आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है। फिर से बता दे रहा हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ, मैं उत्तर ही बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। यदि सह विचरण का मूल्य ऋण होगा तो सहसंबंध आर का मूल्य भी ऋण होगा। यस, यानी वो ऐसा पूछ रहा है सहसंबंधांक आर का चिन्ह क्या होगा। तो भाई अगर सह विचरण का मूल्य ऋण में आएगा तो आर का मूल्य भी किस में आएगा,
ऋण में ही आएगा। यानी अगर सहविचरण का मूल्य आंसर माइनस में आएगा तो आर का मूल्य, आर का आंसर भी माइनस में होगा। ये बात याद रखना। यदि सहविचरण का मूल्य ऋण होगा तो सहसंबंध का आर का चिन्ह क्या होगा? तो याद रखना, सहविचरण का मूल्य ऋण होगा तो सहसंबंध आर का मूल्य भी क्या होगा? ऋण होगा। क्लियर लिख देना अच्छे से बड़ा, ठीक है। मैंने तो थोड़ा छोटा छोटा लिखा है इसलिए क्योंकि आपको समझाना है, बस आपको समझ में आना चाहिए इसलिए लिखा है। चलिए थर्ड क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन क्या लिखा है? सुरेख मतलब होता है यहाँ पर रेखिक, रेखिक नियत संबंध का मॉडल बताओ। तो रेखिक नियत संबंध का मॉडल यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या है? सापेक्ष चर y तथा निरपेक्ष चर x के बीच समरेखीय नियत संबंध प्रस्तुत करने वाला रेखिक नियत संबंध का मॉडल है। फिर से, सापेक्ष चर x और निरपेक्ष चर y के बीच समरेखीय नियत संबंध प्रस्तुत करने वाला रेखिक नियत संबंध का मॉडल है। तो बड़ा मॉडल का सूत्र याद रखना, क्या सूत्र है? y बराबर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू। y बराबर अल्फा, इसको अल्फा बोलते बड़ा, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस यू, जहां पर अल्फा और बीटा एक क्या होंगे? अचालक हो जाएंगे। इसे याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इंपॉर्टेंट मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बाबू, प्रैक्टिस तो करना ही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा? सामायिक श्रेणी के चक्रीय घटक का संकेत बताइए। तो बेटा अगर आप, ये क्वेश्चन तो ऐसे ही याद हो जाएगा। देखो, सामायिक श्रेणी के चक्रीय घटक का संकेत, तो संकेत क्या होता है बाबू? सी बनाना, और यहाँ पर आपको छोटा सा क्या बना देना है? टी बना देना है। तो चक्रीय घटक का संकेत क्या होता है? सी टी। बोलो, याद हो जाएगा बड़ा? लेकिन पूरे सेंटेंस में लिखोगे उसका उत्तर। पूरे सेंटेंस में कैसे लिखोगे? तो सामायिक श्रेणी के चक्रीय घटक का संकेत सी टी होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं बड़ा 25 नंबर के क्वेश्चन। अब 25 नंबर के क्वेश्चन को आपको क्या बोला है कि चढ़ते क्रम में बनाइए। क्या बोला है? चढ़ते क्रम में इसको गठित करिए। तो चलिए बड़ा, चढ़ते क्रम में कैसे गठित किया जाता है बड़ा, मैं इसको पूरा कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ तो आप लोग को क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। देखो, डिपेंड यू, प्रैक्टिस के ऊपर सब चीजें निर्भर बड़ा, क्योंकि देखो बड़ा, एक बार वीडियो देखने से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा भाई। वीडियो का मतलब होता है कि वीडियो से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, और याद तो आपको घर पे ही करना है, और याद तभी होगा जब तक आप लिखोगे नहीं। और लिख लिख कर अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ही सवाल आएगा, वरना सवाल को भूल जाना पड़ा। अगर आपको पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलिए मैं पहले इस क्वेश्चन को लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। चलिए बेटा, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन को लिख दिया है। अब बेटा इसको चढ़ती क्रम में लिखना है, चढ़ते क्रम। तो चढ़ते क्रम में बड़ा इसको लिखेंगे। तो चलिए चढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले जब भी चढ़ते क्रम में बोलो तो सबसे पहले छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, 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 ऐसे लेना है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या आपको दिख रही है बड़ा, 0। पहले 0 लेना है, फिर उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी, फिर पी ऑफ ए, फिर पी ए यूनियन बी, फिर ए पी ए प्लस पीवी। इस तरीके से बेटा आपको क्या करना है? चढ़ते क्रम में गठित करना है। बोलो क्लियर। सबसे पहले 0 लिया, 0 के बाद आपने ए इंटरसेक्शन बी लिया, ए इंटरसेक्शन के बाद मैंने पी ए लिया, और पी ए के बाद मैंने ए यूनियन बी लिया, ए यूनियन बी के बाद मैंने पी ए प्लस पी बी लिखा। इस तरीके से बड़ा मैं सिस्टम वाइज सिस्टम लिख दिया, आपका आंसर रेडी हो चुका। आई होप, आशा करता हूँ बड़ा आपको ये चढ़ते क्रम में लिखना आ ही गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है 26 नंबर में? असतत यादृच्छिक चल की परिभाषा लिखो। तो असतत यादृच्छिक चल की परिभाषा क्या है और इसे कैसे याद करना है, आज मैं वो भी सिखा देता हूँ। 26 नंबर के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है बेटा,
ठीक है, एक बच्चे का नोट्स था जो मैंने लिखवाया था, वही चीजें मैं यहाँ पर पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखो हिंदी में क्या लिखा है बेटा, कितनी सारी गलतियां करती है हिंदी लिखने में बच्चे, है ना। चलिए कोई नहीं, ठीक है, हम लोग आप लोग सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को फोकस करना। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को फोकस करोगे तो डेफिनेटली आपको वो चीजें आ ही जाएगा। ठीक है, जहां देखो यहाँ पर भी मिस्टेक कर दी, यादच्छित ऐसे नहीं लिखते हैं। जहां यादच्छित चल x वास्तविक संख्या का समुच्चय r में शांत संख्या हो अथवा अशांत संख्या मूल्य धारण करे तो उसे असतत यादच्छित चल कहते हैं। फिर से जहां यादच्छित चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r में शांत संख्या अथवा अनंत संख्या मूल्य धारण करे तो उसे असतत यादच्छित चल कहते हैं। फिर से, जहां यादच्छित चल x वास्तविक संख्या समुच्चय r में शांत संख्या अथवा अनंत संख्या धारण करे तो उसे असतत यादच्छित चल कहते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। 27वां, प्रमाणित चल का घनत्व फलन, विधेय मतलब होता है फलन, को उपयोग में ली जाने वाली अचालक मूल्य बताइए। अचालक मूल्य बताइए, तो अचालक मूल्य में दो मूल्य होते हैं बेटा, एक पाई की कीमत, दूसरा ई की कीमत। ई मतलब एरर। तो देखिए बेटा, ये रहा पाई, तो बेटा पाई की कीमत तो बेटा आप लोग बचपन से जानते हो बेटा, पाई की कीमत होती है 3.1416। 3.1416 होता है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में भी पूछते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ई, ई मतलब एरर, एरर की वैल्यू क्या होती है 2.7183। 2.7183 वैल्यू याद रखना बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अचालक का मूल्य पूछे तो आपको यही दोनों नाम लिखना है बड़ा, प्रमाणीय चल का घनत्व विधेय। अरे पागल लड़की, किसने भी लिखा है, पागल है, विधेय नहीं होता है, इसको फलन बोलते हैं, फलन। ठीक है, तो प्रमाणित चल के घनत्व फलन में उपयोगी अचालक का मूल्य दर्शाइए। तो पाई की कीमत होगी 3.1416 और ई की वैल्यू होगी 2.7183 होता है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां पर देखो मैडम, एक प्रमाणित चल का अंतिम चतुर्थक 20 और 30 दिया, तो माध्यक ज्ञात कीजिए। अब बड़ा अंतिम चतुर्थक का मतलब क्या होता है पहले मैं बता दूं। अंतिम चतुर्थक का मतलब होता है Q1 और Q3 होता है। तो अब यहाँ पर देखो बेटा, Q1 की वैल्यू दिया है 20 और Q3 की वैल्यू दिया है 30, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 और यहाँ पर हो जाएगा 13। निकालना है माध्य, तो माध्य मतलब म्यू, और म्यू का सूत्र होता है Q3 प्लस Q1/2। तो Q3 हो जाएगा 30 प्लस 20/2, तो कितना होगा 50 भागे 2, कट करेंगे कितना आएगा 25, यानी कि म्यू इज इक्वल टू 25 होगा, यानी माध्य बराबर आपका कितना होगा 25। ठीक है, राइट, बोलो समझ में आ गया। कॉन्सेप्ट इज पावर, बोलते हैं ना, कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है ना तो दुनिया का कोई भी सवाल होगा, कितना भी हार्ड होगा, आपको आ ही जाएगा बेटा। ये सब चीजें प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना प्रैक्टिस करो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 29 नंबर के क्वेश्चन पे क्या लिखा है बेटा, यहाँ पर 29 नंबर का क्वेश्चन भी करा देता हूँ बेटा। तो x10 < 1/10 दिया है बेटा, इसको सामीप्य स्वरूप में बदलना है बेटा। कोई बात नहीं, सबसे पहले सोचो ये कौन से स्वरूप में लिखा है बेटा, ये लिखा है मानांक स्वरूप में, मानांक स्वरूप। तो मानांक स्वरूप क्या है, x-a < ठीक है, यानी a बराबर क्या हो जाएगा, तो a बराबर हो जाएगा आपका 10 और डेल्टा बराबर हो जाएगा, डेल्टा यानी 1/10 होगा, राइट। बस सामीप्य स्वरूप करना है, तो सामीप्य स्वरूप यानी कि सूत्र होगा n और a डेल्टा। तो n a हो जाएगा बेटा आपका 10 और
और डेल्टा हो जाएगा 1/10। ये होगा इसका फाइनल आंसर। ये था आपका 29 नंबर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा। विधेय मतलब होता है फलन, तो फलन स्थिर बिंदु किसे कहते हैं। तो बाबू फलन स्थिर बिंदु किसे कहते हैं, ये भी बहुत इजी है, तो ये भी समझा देता हूं बड़ा। ये रहा देखिए, फलन स्थिर बिंदु किसे कहते हैं, तो जब बिंदु f(x) की कीमत, जब बिंदु f(x) की महत्तम और न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता हो। याद करना फिर से, जब बिंदु f(x) की महत्तम और न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता हो तब उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। ठीक है, जब बिंदु f(x) की महत्तम और न्यूनतम मूल्य प्राप्त होता हो तब उसे हम स्थिर बिंदु कहते हैं। आई होप, आशा करता हूँ आपको ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपको इजी वे में याद हो गया होगा। अगर बड़ा आपको ये सारी वीडियोस अगर आप लोगों को समझ में आती, देखो बड़ा मैं अभी तक जितने भी वीडियो को शूट किया, आप लोगों को बनाया, आप लोग पढ़े भी, आप सच बोलना बड़ा, कमेंट करके जरूर बताना बड़ा। आप लोगों से ओपिनियन पूछ रहा हूँ बड़ा। अगर आप सच बोल रहा हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो सच में समझ में आती है बड़ा, एक बार जरूर कमेंट कर दो, हाँ सर आपकी वीडियो मुझे समझ में आती है। अगर मेरी वीडियो तुम लोगों को समझ में आती है तो मैं वीडियो रेगुलर बनाऊंगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है तो बड़ा मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा आज से ही। मेरा एक भी वीडियो यूट्यूब चैनल पे नहीं आएगा, मेरा एक भी वीडियो, सारे के सारी वीडियो मेरी प्राइवेट हो जाएगी। मैं एक भी वीडियो यूट्यूब पर नहीं डालूंगा। मैं उन्हीं व्यक्ति को दिखाऊंगा जो व्यक्ति को मेरी वीडियो समझ में आती है, क्योंकि जब बच्चों को समझ में ही नहीं आएगा तो मैं वीडियो बना के करूंगा ही क्या। क्योंकि मेरा मेन मोटिव क्या है, वीडियो बनाना, बच्चों को समझाना। अगर मेरी वीडियो बच्चों को समझ में नहीं आती है तो बड़ा कल से मेरी वीडियोस नहीं आएगी। बस मैं आप लोगों से यही ओपिनियन मांग रहा हूँ। कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर अपनी राय देना, अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना बड़ा, इससे मुझे भी पता चले कि मेरे वीडियोस बच्चे लोग देखते तो हैं पर कितने लोगों को समझ में आता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए कितने लोगों को मेरा वीडियो समझ में आता है। ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ। अभी के लिए इतना ही, बाय बाय। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।